हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमेशा की तरह आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हडल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, एनबीएस पीजीटी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हो चुका है। डेट मीन्स नवोदय विद्यालय समिति का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है हमारे पीजीटी केमिस्ट्री का। और आज की इस वीडियो का मोटिव ये रहेगा कि हमारा जो एग्ज़ाम फिनिश हुआ है उसका एक कंप्लीट ओवरव्यू देखने वाले हैं कि उस एग्ज़ाम में यानी जो हमारा पीजीटी केमिस्ट्री एग्ज़ाम है उसमें कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा फ्रिक्वेंटली या पूछे गए हैं, ठीक है ना। और उसी को लेकर क्या करना होगा, हमें अपना केबीएस भी टारगेट करना होगा, क्योंकि केबीएस और एनबीएस ये काफ़ी अच्छी संस्था मानी जाती है और साथ में आपका DSSS भी, और इनके पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि सर ऐसे ही चले गए और पेपर उठा के दिया, नहीं, इसके लिए बाकी तैयारी करनी पड़ती है, नो डाउट। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कंप्लीट एनबीएस नवोदय विद्यालय समिति जो आपका पीजीटी केमिस्ट्री हुआ है 15 दिसंबर 2022 को, उसका कंप्लीट ओवरव्यू, क्या उसमें क्वेश्चंस थे, क्या लेवल था, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात कर लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे आज का जो विषय है बात करने का वो है हमारा क्या, एनबीएस पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम रिव्यू। क्लियर है दोस्तों? देखो, एनबीएस पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम रिव्यू की बात करने जा रहे हैं। एनबीएस को मैंने बता दिया क्या है, नवोदय विद्यालय। जो आपके नवोदय विद्यालय होते हैं ना, जहाँ पे क्या होता है, नवोदय विद्यालय आपके टोटली गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए जो इसमें एग्जाम होता है, जब बच्चे इसमें क्वालिफाई करते हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, टीचर्स की नहीं, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो इस नवोदय विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है। वो एंट्रेंस क्लियर करने के बाद उनको अपना एक विद्यालय मिलता है, वह उस विद्यालय में रहते हैं, यानी उनके रहने की व्यवस्था वहीं की जाती है। नवोदय विद्यालय जो आपके समिति हैं उसमें, ठीक है, वहाँ छात्रावास यानी हॉस्टल बना होता है स्टूडेंट्स के लिए। और इसके जनरली एग्जाम होते हैं 6th क्लास से लेकर, यानी जो बच्चा 6th क्लास में है या 6th क्लास में आने वाला है वो नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकता है और अपनी सीट को गेन कर सकता है नवोदय विद्यालय में, ठीक है। वहाँ पे आपका रहने का खर्चा, खाने का खर्चा और पढ़ाई का खर्चा टोटल कौन देता है, आपका गवर्नमेंट देती है। क्लियर है ना। बट क्या है कि जिन स्टूडेंट्स को इसमें जाना रहता है उनको इनका एग्जाम क्लियर करना होता है, जो कि एंट्रेंस बेस पे होता है। आइए, हमारा टॉपिक क्या है भाई, एनबीएस पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम रिव्यू। देखो, पहले हम बात करते हैं कि सर एग्जाम में क्या क्या आया था, है ना, एग्जाम में क्या क्या पोर्शन रहे हैं, ठीक है ना। हम फिर देखेंगे सर कौन कौन से टॉपिक है, हमारा एग्जाम कहाँ से स्टार्ट हुआ था। देखो, मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट, क्योंकि देखो जब एग्जाम 3 घंटे का था पहली बात, और मैंने एग्जाम लगभग जो है 2.25 घंटे में ख़त्म कर लिया था। हाँ जी हाँ, मेरा भी एग्जाम था कल, यानी कि 15 दिसंबर 2022 को, ठीक है। 250 किलोमीटर दूर सेंटर पड़ा था, तो आने जाने में काफ़ी समय लग गया, इसलिए वीडियो आज रिकॉर्ड हो रही है और आज ही ये अपलोड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करते हैं कि सर जो 3 घंटे एग्जाम था, मैंने लास्ट के 10 मिनट में कंप्लीट वो टॉपिक लिखे हैं फटाफट कि कौन कौन से एग्जाम और टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एनबीएस में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो कहीं ना कहीं अभी यूपी पीजीटी होने वाला है, और केबीएस यानी केंद्रीय विद्यालय जो फॉर्म आ रखे हैं उसका पीजीटी भी होने वाला है, ठीक है ना। यानी टॉपिक तो इंपॉर्टेंट रहने वाले होंगे, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम का लेवल तो डाउन होने वाला है नहीं, क्योंकि जो टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है हो सकता है वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट हो। तो हमको ये टॉपिक बहुत ध्यान से देखना है, और जब चैप्टर अपना तैयार करेंगे तो इन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं रेगुलर। आइए चलिए पहले बात करते हैं कि सर हमारा एग्जाम में क्या क्या था। देखो, सबसे पहले हमसे पूछा गया था क्या, जनरल अवेयरनेस। सबसे 10 क्वेश्चन थे इसके। कितने क्वेश्चन थे भाई आपके, 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आपका दूसरा था आपका रीजनिंग। क्या था आपका, रीजनिंग। इसके 20 क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, 20 क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, ठीक है ना। पहले मैं आपको एग्जाम को ओवरव्यू दे रहा हूं कि किस प्रकार हमारा एग्जाम स्टार्ट हुआ था, फिर हम बात करेंगे टॉपिक की, ठीक है ना। एक एक टॉपिक देखो, मैंने पूरा पेज पूरा लिख रखा है, टॉपिक से भरा हुआ, आपको दिख रहा होगा। एक पूरे सारे केमिस्ट्री के टॉपिक हैं, ठीक है ना। देखो, तीसरा पोर्शन क्या था हमारे इसमें, ये था हमारा आईसीटी कितने मार्क्स का था, ये भी 10 क्वेश्चन थे और 10 मार्क्स का ही था। ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क, राइट। और इसमें नेगेटिव मार्किंग थी, किसी ने 1/4 यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग अप्लाई हो रही थी। फिलहाल हम बात करते हैं आईसीटी मीन्स क्या होता है, कंप्यूटर नॉलेज। क्या होता है, कंप्यूटर बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए 10 क्वेश्चन थे। और 4th ऑप्शन आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या आता है आपका, टीचिंग एप्टीट्यूड। ये भी आपके कितने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में। और साथ में आपका 5th नंबर पे था आपका मेन सब्जेक्ट, मेन
तो क्योंकि पीजीटी तो कई सब्जेक्ट से हुआ है ना कल, यानी जो हमारा एनबीएस की तरफ से एग्जाम कंडक्ट हुआ है वो आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी जो भी है काफ़ी सब्जेक्ट से पीजीटी का जो है कंडक्ट हुआ है। हम इसलिए बात करने जा रहे हैं मेन सब्जेक्ट में केमिस्ट्री की। किसकी बात करने चल रहे हैं? अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। और ये जो आपका मेन सब्जेक्ट है इसके आपके क्वेश्चन कितने थे? 80 क्वेश्चन आए थे, 18 क्वेश्चन। यानी इसे हम लोग डोमेन सब्जेक्ट भी कहीं कहीं लिखा रहता है, डोमेन सब्जेक्ट या मेन सब्जेक्ट या केमिस्ट्री जो हमारा पीजीटी है उसके 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। और 6 पोर्शन पे क्या था आपका? लैंग्वेज। क्या था? लैंग्वेज टेस्ट इसी में था। और इसे कितने क्वेश्चन से? 20 क्वेश्चन। इस लैंग्वेज में सबसे पहले क्या था आपका? हिंदी, इसके 10 क्वेश्चन। वही है जो आपके ये जो 20 क्वेश्चन थे लैंग्वेज में है, 10 हिंदी के थे और 10 इंग्लिश के थे। ठीक है, तो ये तो था हमारा एग्जाम जो एनबीएस की तरफ से कंडक्ट कराया गया। इसमें आपके देख सकते हैं 6 पार्ट पूछे गए थे। 6 पार्ट में से आपका जो पार्ट 5 था ये आपका मेनली किस से रिलेटेड था? अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड था। ठीक है, यानी अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री टारगेट कर रहे हैं तो आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिले होंगे आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। और बाकी देखो ये जितने ही पार्ट है 1, 2, 3, 4 एंड 6 ये सभी कैंडिडेट्स के लिए कॉमन थे। सभी कैंडिडेट्स के लिए कॉमन का मतलब ये हो गया कि जैसे हम लोगों ने टारगेट किया अपने केमिस्ट्री एग्जाम को, वहीं पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पीजीटी को टारगेट करेंगे किससे? फिजिक्स से, मैथ्स से, इकोनॉमिक्स से, अदर और सब्जेक्ट्स भी हैं। तो उनके लिए ये 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 पोर्शन कॉमन रहने वाले हैं। बट डिफरेंस कहाँ पे आया है? अपने मेन सब्जेक्ट में या डोमेन सब्जेक्ट में। ठीक है, जैसे हमारा केमिस्ट्री तो हमने केमिस्ट्री से अटेम्प्ट किया, जिसका फिजिक्स था उन्होंने फिजिक्स से अटेम्प्ट किया। ठीक है ना। अब देखो टाइमिंग क्या रही सर? टाइमिंग रही है आपकी 3 आवर। कोई जो हमारा एग्जाम कंडक्ट हुआ 3 आवर का था। और नेगेटिव मार्किंग यस हुई है 0.25 0.25। इस चीज को हम लिख सकते हैं 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हुई है। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने का था पेपर? फिर हम बात करते हैं टॉपिक की। टोटल मार्क्स का था हमारा भाई 300। ठीक है ना। और टाइम तो मैंने आपको बता दिया 300 कहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि टोटल मार्क्स कितने आपके 150। कितने? 150 मार्क्स। और क्वेश्चन भी कितने थे आपका? 150 क्वेश्चन भी थे। क्लियर है ना। क्योंकि ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स। ठीक है ना, यानी जो एक क्वेश्चन था वो 1 मार्क्स का वेटेज रख रहा था। इस प्रकार आपके 150 क्वेश्चन होते हैं। और 150 क्वेश्चन के हिसाब से अगर 1 नंबर का हुआ तो कितने नंबर का होगा टोटल? 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। कितने टाइम में पूरा करना था हमको? 3 आवर में कंप्लीट करना था। क्लियर हो गया। आइए अब हम चलते हैं मेन इस पे बात करेंगे। ठीक है ना। तो ये सारे सब्जेक्ट्स ये सारे सब पोर्शन जो है सब्जेक्ट्स इस पे कॉमन थे, चाहे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया। इतनी तो बेसिक नॉलेज जो है हर एग्जाम में आप पूछी ही जा रही है ना। चाहे भले ही हम पीजीटी टारगेट कर रहे हैं, हालांकि हमारा जब एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा हम ज्वाइनिंग ले लेंगे, हमारा रीजनिंग, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड इससे तो मतलब रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड से। ठीक है ना, शिक्षण की जो विधियाँ होती है ना। ठीक है, और हमारा लैंग्वेज हिंदी इससे ज़्यादा मतलब रिलेशन नहीं रहेगा। क्योंकि अगर हम पीजीटी पोस्ट पे क्या होते हैं पदस्थ होते हैं ना, यानी हम लोग उसको गेन करते हैं, तो हमको फोकस करना होगा अपने स्टूडेंट्स के लिए किसके? केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। तो उसी के लिए हम बात करने चल रहे हैं कि सर कौन कौन से टॉपिक पूछे गए थे। ठीक है ना, उस बेस पे हम क्या करेंगे अपना केबीएस और यूपी पीजीटी। और जहाँ तक है सुनने में आ रहा है फिर से जीआईसी की वैकेंसी आने वाली है। कब आएगी देखो ये कुछ श्योर नहीं है। ठीक, किसी को भी नहीं पता है, बेवजह की कोई अफवाह में नहीं पड़ना है। जब भी वैकेंसी आएगी तो ऑफिशियल साइट पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हालांकि बस अभी तक कोई जब भी वैकेंसी आएगी नोटिस मिलेगा। अभी किसी प्रकार के हवाबाजी में नहीं रहना है। ठीक है ना। अभी हमको फोकस करना है कि इस पर यूपी पीजीटी भी लगा हुआ है। हमें डेट क्लियर नहीं है कि कब होगा, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि सर दिसंबर चल रहा है, जनवरी एंड तक या फरवरी तक हो जाएगा पेपर पीजीटी का, यूपी पीजीटी का। ठीक है, और केबीएस के फॉर्म चल रहे हैं, उसका पेपर भी लगभग 3 से 4 महीने में हो जाएगा। यानी फरवरी मार्च में हमको लगभग 2 पेपर अटैम्प्ट करने को मिलेंगे, एक केबीएस की तरफ से और एक अपने यूपी पीजीटी की तरफ से। आइए हम मेनली बात किस पे करेंगे? अपने सब्जेक्टिव नेचर पे। किससे बात करेंगे? अपने सब्जेक्टिव नेचर, यानी जो है हमारा केमिस्ट्री। हम टॉपिक वाइज बात करेंगे। ठीक है ना। देखो पहले बता दूं, जो हमारा पेपर हुआ था, जिस कैंडिडेट ने यानी हमने या आपने जो भी रहा होगा, अगर थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम ये दोनों चैप्टर बहुत डीपली पढ़े होंगे तो उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। कैसा हुआ होगा? बहुत ही अच्छा हुआ होगा। क्योंकि जो हमारा पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम हुआ है नवोदय विद्यालय की तरफ से, उसमें 40% क्वेश्चन, मैं कह सकता हूँ 30 to 40% क्वेश्चन जो है आपके थर्मोडायनेमिक्स से और आपके इक्विलिब्रियम चैप्टर से
पुट किए हुए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे वहाँ पे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा था, डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी थी वहाँ पे, ठीक, कहीं तो रिलेशन पूछा हुआ था। आइए आगे इसी को लेकर बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको एग्जाम कैसा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए वही भी बता सकते हैं, ठीक है। जो हमारा देखिए, मैं पहले बात तो कर रहा हूँ 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता हूँ, 3 पार्ट्स में डिवाइड, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा है, टॉपिक बहुत ही ज़्यादा है, तो कुछ टॉपिक को हम यहाँ लिखेंगे, कुछ को यहाँ लिखेंगे और कुछ को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये 10 मिनट की मेहनत है जिसमें हमने सारे टॉपिक्स को जल्दी 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 लिखा है, ठीक है, ताकि हम आपके साथ शेयर कर सकें कि एग्जाम्स में कौन से टॉपिक ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, हमको उसी की तैयारी करनी। आइए, पहले बात मैंने क्या बताया अभी भाई, सर थर्मोडायनेमिक्स से बहुत क्वेश्चन बने हैं, नो डाउट। अगर जिसने भी आपने पेपर अटेम्प्ट किया होगा थर्मोडायनेमिक्स से, किससे, थर्मोडायनेमिक्स से, जिसने भी थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़ी होगी, पेपर उसका डेफिनेटली अच्छा गया होगा, है ना, क्योंकि कंपटीशन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यहीं पे रहने वाला है। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स में आपको 2 पार्ट थे, एक कौन सा, आपका एंथैल्पी पे ज़्यादा क्वेश्चन थे, एंथैल्पी से H से डिनोट करते हैं, और एक था आपका एंट्रोपी पे, किस पे, आपका एंट्रोपी, इसे कैपिटल S से डिनोट करते हैं। तो एक तो ये चैप्टर भी हो गया, और चैप्टर में टॉपिक क्या थे आपके, एंथैल्पी और एंट्रोपी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। और साथ में इसी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आपको पूछा गया था क्या, डेल्टा जी की वैल्यू और डेल्टा एच की वैल्यू किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। क्लियर हो गया, हमारा एक टॉपिक क्लियर हो गया थर्मोडायनेमिक्स से कि सर कहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे भाई, आपके एंथैल्पी से, एंट्रोपी से, डेल्टा जी, डेल्टा एच किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। बाकी थर्मोडायनेमिक्स पूरा ही चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है इस एग्जाम में। दूसरा बात करते हैं किसकी, इक्विलिब्रियम, किसकी बात करते हैं, इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर भी अच्छी खासी क्या रखा हुआ है, कंटेनिंग रखा हुआ अपने बेटेज मार्क्स के बेटेज की, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। देखो कंपटीशन कहीं ना कहीं उन चैप्टर्स में होता है जहाँ पे कैलकुलेशन पावर ज़्यादा होती है ना, जहाँ पे हमको याद करने से ज़्यादा क्या करना होता है, याद करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग टर्म की याद रहेगा, बट हमें इक्विलिब्रियम चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड ही वर्क करता है, और कंपटीशन कहीं ना कहीं यहीं पे डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा टॉपिक क्या था, आपके पेरियोडिक टेबल से था, कहाँ से था, आपका पेरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी। क्या टॉपिक आया था, इस आवर्त सारणी से यानी पेरियोडिक टेबल से आया था आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या आया था आपका, आयोनाइजेशन एनर्जी से क्वेश्चन बना था, ठीक है, पता होगा ना, व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। जब हम किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है। कैसे करती है वो हम चैप्टर जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे, फिलहाल ये रहा आपका क्वेश्चन। फोर्थ आपका क्या टॉपिक रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट। ये तो बहुत फेमस रहा है अपने पीजीटी लेवल पे, आइडोफॉर्म। चाहे आप अगर आप जीआईसी लेक्चरर का पेपर उठा के देखेंगे, चाहे आप जो है आश्रम पद्धति वाला उठा के देखेंगे, और इवन डेट अगर आप पिछला पेपर उठा देंगे अपने यूपी पीजीटी का, उसमें भी आइडोफॉर्म टेस्ट पूछा हुआ था। उसे 4 अपने कंपाउंड दे रखे थे, उसने कहा था विच वन शोज या विच शोज आइडोफॉर्म टेस्ट, कि इनमें से कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है। जब आप आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ेंगे तो इसको भी आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इस टॉपिक को आपको फोकस करना है। नंबर 5 आपका टॉपिक आता है कार्बोनिल। क्या आता है आपका, कार्बोनिल रिएक्शन ऑर्डर, कार्बोनिल रिएक्शन ऑर्डर, ठीक है ना। कार्बोनिल समझ रहे हैं, मतलब जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ओ लगा रहता है ना, वो था कार्बोनिल रिएक्शन ऑर्डर। यानी आपको 4 टाइप के कंपाउंड दिए हुए थे और पूछा था कि बताइए कि भाई कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड सबसे पहले रिएक्ट करेगा, उसकी रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, जो ग्रुप यहाँ पे लगा होगा और जो ग्रुप यहाँ पे लगा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इस बेस पे हम कार्बोनिल ग्रुप की क्या करते हैं, अपने रिएक्टिविटी को डिसाइड करते हैं। तो एक टॉपिक ये आया था कार्बोनिल रिएक्शन से, और ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। कार्बोनिल रिएक्शन से आपका कीटोन, एल्डिहाइड, ये सब बनते रहते हैं। चलो आइए आगे बात करते हैं 6 नंबर के टॉपिक पे। ये था आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या था आपका, सॉल्युबिलिटी। इससे आई थिंक 2 क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसलिए इससे डिनोट करते हैं KSP से। किससे डिनोट करते हैं, आपका KSP। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चन बना था इससे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है ना। आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा टॉपिक है। अच्छा देखता हूँ मैं यहाँ तो विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। यस, एवरीथिंग इज विजिबल नाउ, बढ़िया। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया आपका 7th जो टॉपिक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, विजिबल हो रहा है, नो डाउट है। वो आपका क्या, वो भी आपको फिर से पेरियोडिक टेबल से था,
लेकिन इस बार उसने पूछा था कि ग्रुप की प्रॉपर्टी, क्या पूछी थी आपकी, ग्रुप प्रॉपर्टी पूछी। देखो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थे ना जो हर कोई सॉल्व कर ले जाएगा, हर कोई सॉल्व कर ले जाएगा, ठीक है ना। ग्रुप प्रॉपर्टी आपको पता है ना, व्हेन यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एज वेल एज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, ठीक है ना। जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं, हमारे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी डिक्रीज होती है, ठीक है ना, आयोनेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। कैसे होती है वो हम चैप्टर में देखेंगे, फिलहाल ग्रुप प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बना हुआ था। क्लियर हो गया ना, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अपने 8th टॉपिक पे, ठीक है। मैंने ये सीक्वेंस से लिखे हुए हैं, जो भी मेरा एग्जाम का पैटर्न रहा है वहाँ पे जो क्वेश्चन आए थे मैंने लाइन से सीक्वेंस से लिखा हुआ है इसको, ठीक है। आइए बात करते हैं सिंपल, एक क्वेश्चन था कि विच वन इज सिंपल लिपिड, इस तरह से क्वेश्चन था हमारा, सिंपल लिपिड क्या होता है। उसने 4 ऑप्शन दिए हुए थे लिपिड के, उसमें पूछा सिंपल लिपिड क्या होती है, ठीक है। एक ये टॉपिक था, आपको खुद पढ़ना होगा अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए। 9th टॉपिक रहा है हमारा परऑक्साइड आयन, क्या रहा है हमारा, परऑक्साइड आयन, कि भाई आप उसने H2O2 दे रखा था, H2O2 क्या होता है, परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है ना, H2O2, सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं इसमें, H2O2, ठीक है ना। तो परऑक्साइड से पूछा परऑक्साइड आयन क्या होता है, परऑक्साइड आयन, उसे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, आपको परऑक्साइड आयन क्या करना था भाई, शो करना था, ठीक है। आइए बात करते हैं 10th टॉपिक की, तो वो है आपको ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली, उससे आपको 4 कंपाउंड देके पूछा था, विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा, ये थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री का पोर्शन है, किसका, स्टीरियो केमिस्ट्री, जो कि आपके 12th पे स्टीरियो केमिस्ट्री है नहीं, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने 12th के 11th के चैप्टर्स को, वहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री का कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में चाहे यूपी पीजीटी हो, DSSS भी हो, KBS हो, NBS हो, चाहे आश्रम पद्धति वाला एग्जाम हो, वहाँ पे आपके स्टीरियो से क्वेश्चन बनता है। अच्छा ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा, अच्छा ऑप्टिकली एक्टिव हम बताते हैं कायरलिटी के बेस पे, किसके बेस पे बताते हैं, अपने कायरल और ए कायरल के बेस पे बताते हैं, क्लियर है ना। जो कायरल होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जो ए कायरल होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अच्छा कायरल कैसे होता है, ए कायरल कैसे होता है, जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे अपने चैनल पे देख लेंगे बढ़िया से। बात करते हैं 11th टॉपिक की। सो जो हमारे 11th टॉपिक था बहुत बढ़िया टॉपिक था, केमिकल काइनेटिक्स, बहुत आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स टॉपिक था। जीरो ऑर्डर समझ रहे ना, जो आपकी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन क्या होती है, x इक्वल टू के नॉट टी, क्या होती है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, क्या होता है x इज इक्वल टू के नॉट टी, और जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होता है, a अपॉन 2 के नॉट, टी हाफ होता है a अपॉन 2 के नॉट। हालांकि जीरो ऑर्डर से उसने पूछा हुआ था कि भाई रिएक्शन दी हुई थी उसने क्वेश्चन में, और उससे पूछा था कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होगी, Ks और Km के बीच में रिलेशन कुछ था। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, काफी लेंथी क्वेश्चन था, हालांकि क्वेश्चन था किससे, हमका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है 12 नंबर पे टॉपिक है आपका डाइबोरेन स्ट्रक्चर, ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है, डाइबोरेन स्ट्रक्चर, ठीक है। डाइबोरेन की बात करें तो हम लोग इसको जनरली पढ़ते हैं किसमें, OMC में, यानी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में, किसमें पढ़ते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में डाइबोरेन का स्ट्रक्चर पूछा था, और काफी कंफ्यूजन थी, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना था भाई। डाइबोरेन क्या होता है भाई आपका, B2S6, तो वहां पे आपका स्ट्रक्चर ये बनता है, इसको हम डॉट डॉट शो करते हैं, अच्छा रहेगा। ये था आपका आंसर, डाइबोरेन स्ट्रक्चर। फिर बात करते हैं सर 13th टॉपिक की। सर टॉपिक और क्या क्या टॉपिक आए थे, फिर आता है इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड, क्या आता है स्ट्रॉन्गेस्ट, एक मिनट, STRONGEST, स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड। उसने पूछा था कि भाई बताइए कौन सा बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड होगा, क्लियर है ना। चलिए आगे बात करते हैं 14 की। 14 टॉपिक क्या था, आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सा बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड होगा। फिर था आपका डी ब्रॉगली से, किससे था आपका, डी ब्रॉगली से क्वेश्चन बना था, जो आपकी डी ब्रॉगली इक्वेशन है उससे भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था। इससे हमें एक आइडिया लग रहा है कि सर हमको किस तरह से क्वेश्चन तैयार करने हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए, क्योंकि अगर ये टॉपिक यहाँ पूछे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन टॉपिक का कुछ ना कुछ तो महत्व होगा, वेटेज होगा। तो हो सकता है कि अगर इस एग्जाम में यहाँ से आए तो दूसरे एग्जाम में भी आए, सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा बट कंसेप्ट तो एक रहेगा ना, कंसेप्ट एक रहेगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा बट कंसेप्ट एक रहने वाला है। तो उस कंसेप्ट को वहाँ पे लगा लेंगे, टॉपिक हम यहाँ से थोड़ा सा कवर अप कर लेंगे, हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा। फिर बात करते हुए क्या था आपका पोटेंशियल से क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री,
उसने क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसका होगा, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसका होगा। उसने कैथोड और एनोड वाला जो है आपका रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वहाँ पे दे रखा था वैल्यूज़ में, वैल्यूज़ नहीं लिखी है मैंने, बस ने लिखा था पोटेंशियल लिखा है वहाँ पे मैंने, ठीक है ना। तो वहाँ पे उसने 4 वैल्यूज दिया था, उसने पूछा था मैक्सिमम पोटेंशियल किसका होगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आइए फिर बात करते हैं किसकी 16 टॉपिक थी। आप देख रहे हैं मैंने कितने सारे टॉपिक लिखे हैं, लास्ट के 10 मिनट में फटाफट जितने टॉपिक लिख मिले मैंने लिख लिए। फिर बात करते हैं किसी से, फिर आता है एल्केन का ओजोनोलिसिस, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। एल्केन ओजोनोलिसिस, ठीक है ना, इससे भी एक क्वेश्चन बना हुआ था 1 मार्क्स का, एल्केन ओजोनोलिसिस। और हमने जब अभी हमारे चैनल पे चल रहा है हाइड्रोकार्बन, और हमने हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन टॉपिक फिनिश कर लिया है। और उस एल्केन के टॉपिक में हमने प्रिपरेशन मेथड में देखा था क्या, ओजोनोलिसिस, और केमिकल प्रॉपर्टी में भी देखा था, आप देखिएगा उसको, ठीक है। एल्केन के ओजोनोलिसिस से क्या बनता है, यानी आपका ये टॉपिक भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। चलिए आगे बात करते हैं 17 टॉपिक, किसकी बात करते हैं 17 टॉपिक की। मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट लेने का पूरा मौका दूंगा, ठीक है। एक बार सारे टॉपिक डिस्कस कर लेने दीजिए। नेम रिएक्शन भी आई थी, रीमर टीमन रिएक्शन, और जो है आपका एक ऑर्गेनिक रिएक्शन भी आई थी अनिलीन वाली, ठीक है। उन रिएक्शन को हम इसके बाद देखेंगे, पहले ये टॉपिक कवर अप कर लें। चलिए आइए फिर आता है आपका क्या, हाँ फिर आता है आपका पीडीआई, यानी ये होता है पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। इससे देखो क्वेश्चन बना हुआ था, इससे क्या बना हुआ था, हमारा क्वेश्चन बना हुआ था। वहां पे उसने फॉर्मूला पूछा था कि पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था। हमको सिंपल बताना था क्या सर, एम डब्ल्यू अपॉन एम, ठीक है, एम डब्ल्यू, ठीक है, हाँ ठीक है, बढ़िया, एम डब्ल्यू अपॉन एम एन। एम क्या था भाई यहाँ पर वेट है, और एन क्या आपका नंबर है, क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं किसकी 18 टॉपिक की। 18 टॉपिक रहा है आपका राउल्ट्स लॉ। क्या रहा है आपका राउल्ट्स लॉ, आपको पता होगा उसने पूछा राउल्ट्स लॉ में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछा था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछा था। क्या एक्सप्रेशन था, पी नॉट पी एस अपॉन पी नॉट अपॉन एन अपॉन कैपिटल एन, आपका यही टॉपिक था, ध्यान है आपको, स्मॉल एन अपॉन एन। पी नॉट क्या था आपका, प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस क्या था, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वहाँ पे दिए हुए थे, इसमें ये टिक करना था अपने को। फिर बात करते हैं सर अगले टॉपिक की, वो था आपका क्या, राउल्ट्स से हो गया, पीडीआई हो गया। फिर बात करते हैं, हाँ बहुत बढ़िया, डी ब्लॉक से आया था क्वेश्चन, ठीक है ना। हमारे 12th में एक डी ब्लॉक चैप्टर है ना, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक से उसने पूछा हुआ था क्या, CFESC वैल्यू, क्या CFSC से पूछा हुआ था, और उसमें एक रिलेशन पूछा हुआ था उसने, क्या जो आपका डेल्टा टी होता है वो क्या होता है, 4/9 डेल्टा ओ नॉट के इक्वल होता है। यानी जो CFSC यानी सेंट्रल सेंट्रल नहीं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ नॉट। ये रिलेशन पूछा हुआ था उसने, डी ब्लॉक से ये आ रखा है क्वेश्चन, बढ़िया से आप लोग तैयार करिएगा। डी ब्लॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा वेटेज रखता है एग्जाम का, ठीक है। आइए फिर बात करते हैं सर, ये हो गया। फिर आता, हाँ बहुत बढ़िया, फिर आता क्या, अरे फिर आता क्या, अमीनो एसिड। इससे पूछा था हाउ मैनी अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन इंसुलिन, अमीनो एसिड इन इंसुलिन। बताइए जो इंसुलिन होता है, ठीक है, उसमें अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती, 51 वहां पे लगाना था, कितना आंसर करना था अपना 51, क्लियर है ना। यानी हमको 51 पे टिक करना था। एक तो भाई ये आया था हमारा किससे, ये बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, किससे, बायो, अपने केमिस्ट्री में जो बायोमोलिक्यूल का चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है 12th में, पता होगा, बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री डे इन एवरी लाइफ, ऐसे कुछ लिखा है चैप्टर हमारा लास्ट वाला। अमीनो एसिड इन इंसुलिन कितना होता है, 51, यानी इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है आपका क्या, हाँ IUPAC से भी क्वेश्चन आया था, देख रहे हैं आप, उसने पूरे पेपर में कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, लगभग सारे टॉपिक उसने कवर किए हुए। चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉपिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि पेपर टॉपिक वाइज ही सॉल्व किया जाता है, चैप्टर वाइज सॉल्व नहीं किया जाता है, ठीक है। देखो IUPAC पूछा हुआ था, IUPAC उसमें काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर था, मैंने स्ट्रक्चर तो नहीं बनाया, हाँ लेकिन IUPAC क्वेश्चन बना हुआ था, IUPAC से क्वेश्चन बना हुआ था। शायद यहाँ पे एक बेंजीन रिंग थी, फिर यहाँ पे क्या था, CONH लिखा हुआ था, फिर यहाँ पे भी एक बेंजीन रिंग थी, शायद इसमें सर्कल बना हुआ था, ठीक है ना, कुछ इस तरह का कंपाउंड था, उसने उसका IUPAC नेम पूछा था, तो IUPAC भाई आ रखी थी 1 नंबर की। फिर बात करते हैं सर नेक्स्ट टॉपिक की, क्या आया है, नेक्स्ट टॉपिक आया था भाई आपका जेडेनो। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, मुझे काफ़ी मतलब हॉनेस्टली काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सोचना पड़ा कई बार। देखो जेडेनो बोला गया था भाई, ये जो येलो कलर का है, क्या है भाई, ये आपका येलो
कलर का है, तो उसने रीजन पूछा था क्यों, तो उसने ऑप्शन दे रखे थे डी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा दे रखा था ऑप्शन में, और दे रखा था आपका एक ऑप्शन और था एफ सेंटर, क्या था आपका एफ सेंटर, उसने कुछ ऐसे को दे रखा था, और जो उसका आंसर रहेगा वो रहेगा क्या आपका एफ सेंटर, क्या रहने वाला था एफ सेंटर, ठीक है। क्योंकि इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है इंटर स्टीशियल वॉइड्स में प्रेजेंट होता है, किसमें इंटर स्टीशियल वॉइड्स में प्रेजेंट होता है। इसका यही रीजन था कि ZnO जो है आपका येलो कलर का होता है, जबकि जिंक क्या डी ब्लॉक का एलिमेंट है, 3D सीरीज का लास्ट एलिमेंट है, इसका टॉपिक नंबर 30 होता है। जिंक क्या है भाई आपका डी ब्लॉक के 3D सीरीज का लास्ट एलिमेंट है, इसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है ना, कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या होता है येलो कलर, और कंप्लीटली फिल्ड होता है तो कोई ट्रांजिशन नहीं होता है, कोई भी ट्रांजिशन नहीं होता। जब तक ट्रांजिशन नहीं होगा तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कलर भी शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं शो करेंगे, जब हम डी ब्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे। क्लियर हो गया। फिलहाल ये ZnO जो क्या था आपका येलो कलर का था और एफ सेंटर उसमें प्रेजेंट था, इसलिए वो क्या था येलो कलर का था। और इसमें क्यों था, जो इलेक्ट्रॉन था वो इंटरस्टिशियल वॉइड्स में अवेलेबल था या प्रेजेंट था, ठीक है ना। अब देखो कुछ नेम रिएक्शन रह गई हैं, वो आप जो है फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज मैं तो कहूँगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। और इन टॉपिक्स के बेस पे अपने चैप्टर्स को तैयार करिए, चैप्टर्स के बेस पे टॉपिक नहीं, अब टॉपिक के बेस पे चैप्टर्स को तैयार करिए, ठीक है ना। देख रहे हैं आप कितने बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स उसने क्वेश्चन पूछा हुआ था। आइडोफॉर्म बहुत मोस्ट फेमस टॉपिक है ये, हर बार हर पीजीटी एग्जाम में लगा हुआ है, इवन टीजीटी में भी आ रखा है ये, यहाँ से क्वेश्चन आइडोफॉर्म टेस्ट है। कार्बोनिल रिएक्शन टीजीटी में भी आती है ना। और आपको ग्रुप प्रॉपर्टी और ये आपका आयनेशन एनर्जी, ये सब तो टीजीटी वाले टॉपिक है, ठीक है ना, और पीजीटी में भी आ रखे हैं। तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं कौन सी रिएक्शन जो आ रखी है अनिलीन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अदरवाइज नोट डाउन कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप लोग कर लीजिएगा। मैं इसे रफ करके जो है रिएक्शन की बात करता हूँ, जो पूछी गई थी उसे रिएक्शन कंप्लीट करने को गया था। डेट मीन्स उसने रिएक्टेंट दिया हुआ था और कंडीशन दी हुई थी, हमसे प्रोडक्ट पूछा था कि भाई बताइए कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने भी NBS एग्जाम अटैम्प्ट किया है उनको पता होगा कि कल जो है NBS का एग्जाम, जैसे हम लोगों ने लॉग इन किया था अपने एग्जाम हॉल में बैठ के, वैसे क्या हो गया था, सर्वर डाउन हो गया था। सभी को पता होगा ऑल इंडिया सर्वर डाउन हुआ है कल NBS एग्जाम में, और शायद इसी कारण जो हमारा एग्जाम आधे से पौन घंटे डिले हुआ था, ठीक है ना। यानी 1 घंटे अप्रॉक्स जो है हमारा एग्जाम डिले हुआ। हमारा एग्जाम होना था 9 बजे से, लेकिन आई थिंक एग्जाम स्टार्ट हुआ है 10 बजे के आसपास, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, लेकिन हाँ एग्जाम डिले हुआ है। सर्वर प्रॉब्लम आई है, हर पूरे इंडिया में आई है, जहाँ भी सेंटर रखे गए थे NBS की तरफ से पूरे ऑल इंडिया में, जहाँ जहाँ सेंटर थे बताया जा रहा है कि हर सेंटर पे भाई जो है सर्वर डाउन हुआ है, इसलिए पेपर कुछ देरी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और उसको लेकर क्या भाई क्या ही बताएं, पूरे जो हमारा हॉल था एग्जाम हॉल में करीब हाँ मेरे समझ से 100-150 लोग स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। स्टूडेंट्स कहिए या कैंडिडेट्स कहिए, और सब मतलब आपको पता ही होगा, यानी हम जिस चीज़ के लिए जाते हैं अगर वो चीज़ क्या हो जाए कैंसिल आउट हो जाए तो थोड़ा सा आहाकार हो जाता है, ठीक है ना, हल्ला उल्ला हो जाता है। यही कारण रहा कि भाई एग्जाम हॉल में जो है बच्चे या जो कैंडिडेट्स थे सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, सब ने क्वेश्चन पुट अप करना शुरू कर दिया, जो वहाँ के सीनियर सर्स थे जो हमारा एग्जाम कंडक्ट करा रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन बाद में बताया गया कि टेक्निकल इशू रहा है। क्या बताया गया, टेक्निकल इशू रहा है। अब ये हमको भी नहीं पता कि टेक्निकल इशू था या मतलब क्या रीजन था, कोई एग्जैक्ट रीजन किसी को नहीं पता। फिलहाल इतना पता है कि सर एग्जाम जो है डिले हुआ है, वो भी लगभग 1 घंटे, ठीक है। क्यों हुआ है ये किसी के पास आंसर नहीं है, एग्जाम डिले हुआ है बस, ठीक है। तो हमको वहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत थी। बहुत स्टूडेंट्स तो ऐसे थे कि जो पूछने लगे बार बार, मतलब टीचर्स के सर पे खड़े हो गए कि एग्ज़ाम क्यों लेट हो रहा है, ठीक है। भाई आजकल ऑनलाइन ज़माना है, नेटवर्किंग सेक्टर में हम लोग सब लोग घुस रहे हैं, तो नेटवर्क कब फेल हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। क्लियर है ना। अरे नेटवर्क क्या पता भाई, इंसान का कुछ नहीं पता, ठीक है। तो नेटवर्क के हम लोग क्या दोस्त लगाएं, ठीक है। तो एग्ज़ाम फिलहाल लेट हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप अपना ध्यान रखिए। अच्छे से बात करते रिएक्शन की, तो रिएक्शन क्या आई थी, अनिलीन पूछा गया था। ये रहा होता है आपका NH2, उसने ये दिया हुआ था, ठीक है। ये कंडीशन दी हुई थी क्या भाई आपकी, Na NO2 HCl दिया हुआ था, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर दिया हुआ था, ठीक है ना। और फिर उसने ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनाया था, जो आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है उसने वही बनाया था। क्या था भाई आपका N2Cl, इसे बोलते हैं बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। फिर उसने क्या पूछा हुआ था यहाँ पे, फिर उसने यहाँ पूछा हुआ था क्या, यहाँ पे दिया हुआ था Cu2Cl, कुछ इस तरह से करके रिएक्टेंट था,
ठीक है, अगर मिस्टेक हो रही तो प्लीज़ आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में रिएक्शन लिखी है। Cu2Cl, फिर उसने पूछा था वाई, और साथ में उसने क्या निकाला था, नाइट्रोजन गैस जो है रिमूव की थी नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना। और आपको पता होगा भाई किसी भी रिएक्शन में जब गैस रिमूव होती है तो उसके एंट्रोपी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ये क्वेश्चन बना हुआ था, ये क्वेश्चन भी एक हमारे एनबीएस के पीजीटी एग्जाम में बना हुआ था कि भाई जब भी रिएक्शन में, ठीक है, गैस रिलीज हो रही है तो वहां पे एंट्रोपी क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। एंट्रोपी जिसे हम लोग कैपिटल एस से शो करते हैं, वो भी एक क्वेश्चन बना हुआ था, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन था। अब उसने बाई पूछा, भाई बताइए बाई क्या बनेगा, वहां पे बाई क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे N2 जब निकला है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बाई हिट के क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा आपका, क्लोरोबेंजीन, ये आपका प्रोडक्ट था। तो ये इतनी सी रिएक्शन करनी थी, ये आपके 1 मार्क्स में आई हुई थी, ठीक है ना। अनिलीन, ये क्या होता है आपका, अनिलीन होता है, मैं लिख भी देता हूँ। और अनिलीन तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पीजीटी लेवल पे, ठीक है ना। चाहे हम पीजीटी में तो है, टीजीटी में भी है। अनिलीन अच्छी खासी रिएक्शन देता है, आपको पता भी होगा, ठीक है ना। अनिलीन से क्या बन गया था हमारा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, मैं लिख भी देता हूँ किसी को दिक्कत हो तो। ये होता है आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। और ये बना था आपका क्या, क्लोरो बेंजीन, ठीक है। एक तो भाई रिएक्शन ये थी, बढ़िया सी रिएक्शन थी, हमसे ये प्रोडक्ट पूछा गया था, हमने बना दिया था, कोई दिक्कत नहीं, आप सभी ने बना दिया होगा और 1 मार्क्स हंसी खुशी से ले लिया होगा, है ना। यहाँ तो कोई चांस था ही नहीं कि यहाँ से 1 नंबर चला जाए, ठीक है ना। अब देखो अगर यहाँ पे Cu2Cl की जगह यहाँ पे CuCN दे देता तो क्या होता, तो सर यहाँ पे साइनाइड आ जाता, तो साइनोबेंजीन बन जाता। क्या बनता, साइनोबेंजीन बन जाता। भाई Cl लगाओ तो क्लोरोबेंजीन, Cn लग जाता तो साइनोबेंजीन, है ना। तो वो इस पर डिपेंड करता है यहाँ पे था क्या आपका, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात करते हैं दूसरे कुछ टॉपिक जो बचे हुए हैं, फटाफट बस वीडियो ओवर होने वाली है, टॉपिक कवर हो चुके हैं लगभग। यस, आई होप आप लोग जो है नोट डाउन कर चुके होंगे, अदरवाइज आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बाकी पेपर में तो आपने ये रिएक्शन सॉल्व कर ही होगी, आपको पता होगा क्या प्रोडक्ट बना है, ठीक है। इतनी हल्की रिएक्शन में कोई भी अपना 1 नंबर नहीं खोना चाहेगा, ठीक है। और कोशिश भी ये रहती है कि भाई नंबर ना खोएं, नंबर जो है जितना बढ़ जाए उतना ही बेनिफिट है, हम उतना ही सिलेक्शन की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं बात करने चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है। जब जिसने एग्जाम दिया होगा उसे पता होगा ये सारे टॉपिक से 100% क्वेश्चन बना है, बढ़िया क्वेश्चन बना है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है जो हमने लिखा हुआ है अपने इसमें, बहुत बढ़िया टॉपिक था ये, ठीक है। क्वेश्चन था फोटोकेमिकल, मैं पूरा क्वेश्चन लिख लिया मैंने, ये मुझे काफी अच्छा लगा इसको पढ़ने में। फोटोकेमिकल स्मॉग इज फॉर्म्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन मार्क। उसने 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है। उसने कहा था बताइए जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है वो किसके प्रेजेंस के कारण होता है या किन की उपस्थिति के कारण होता है। कई सारे ऑप्शन थे, ठीक है। आई थिंक जो मैंने ऑप्शन करेक्ट किया है, आई होप आपको भी पता होगा क्या था भाई आपका आंसर, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। बाकी एक बार आप चेक करिए कि आपने भी यही टिक किया है, आपने भी क्या यही टिक किया है, ठीक है। फिलहाल मैंने तो यही टिक किया है, फोटोकेमिकल स्मॉग इज फॉर्म्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2, ड्यू टू NO2। किसकी प्रेजेंस में होता है भाई, NO2 की प्रेजेंस में होता है। तो लगभग ये रहे हमारे 20 से 30 टॉपिक में लिख के लेके आया था, बढ़िया इससे हमारा पूरा पेपर बना हुआ था। बाकी मैंने बता ही दिया कि लगभग जो है 80 क्वेश्चन बने थे, ठीक है ना। और थर्मोडायनेमिक्स से आई थिंक मेरी समझ से 10 क्वेश्चन तो बने हुए हैं, 10 से 15 क्वेश्चन, और इक्विलिब्रियम से भी 10-15 क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है ना। यानी चैप्टर 1 है लेकिन उस चैप्टर से 10 क्वेश्चन बना दिए। देख रहे हैं आपको चैप्टर का वेटेज कितना बढ़ गया। इक्विलिब्रियम, पीरियोडिक टेबल आई थिंक 3 क्वेश्चन बने हुए हैं, एनुएशन एनर्जी, ग्रुप प्रॉपर्टी पे बना हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया। मतलब ऑल ओवर कुल मिला के ये है कि भाई पेपर का लेवल जो था बहुत अच्छा था, नो डाउट। मतलब इतना कहेंगे पेपर इतना टफ नहीं था, पेपर इतना टफ नहीं था, ठीक है। लेकिन टफ क्या था, टफ था वहाँ पे जो केमिस्ट्री को छोड़ के अदर पोर्शन थे आपके, जैसे आपका हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना। देखो अपने लोग हैं सब्जेक्टिव नेचर के, यानी हम लोग पीजीटी लेवल की बात करें तो हम लोग सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, सब्जेक्ट के इधर उधर थोड़ा कम फोकस करते हैं। तो कंपटीशन वहीं से रुकता है, कंपटीशन वहीं से रुकता है। भाई चाहे हमारी केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है लेकिन पता लगे हमारी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश बढ़िया नहीं है, तो फिर
सिलेक्शन नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि वहाँ मार्क्स डाउन हो जाएंगे और वहाँ मार्क्स डाउन होने का मतलब कि हम कंपटीशन से पीछे आ गए। तो आज के दौर में जितना सब्जेक्टिव नॉलेज होनी चाहिए उतनी ही अदर सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज रखनी होगी, तभी कहीं ना कहीं हम लोग एग्जाम में फाइट कर पाएंगे। सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, पहले फाइट करेंगे, है ना। क्योंकि भाई कैंडिडेट बहुत से सीट पता है एनबीएस में कितनी, 55 सीट है, जिसमें आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी, टोटल सीट कितनी 55, और मैंने कितना बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है ना। हम और आप क्या है भाई, बच्चे ही हैं जब तक नौकरी नहीं लग रही है, ठीक है। कोई बात नहीं, अपने आप को बच्चा कहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, मैं समझ सकता हूं, ठीक है। क्योंकि जब रोजगार नहीं होता है तो समस्याएं तो बनती बनती हैं, लेकिन अपना प्रयास जारी रखेंगे। और हाइड्रोकार्बन चैप्टर को जल्दी से फिनिश करके हम स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल, उसके बाद शुरू करेंगे अपना जीओसी। एक पैटर्न में चलेंगे, ठीक है ना, एक चीज़ दूसरे से कनेक्ट रहे, और जब कनेक्शन बनेगा तभी हमारे माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें बनी रहेंगी, ठीक है। आई होप आपको ये रिव्यू काफ़ी अच्छा लगा होगा एनबीएस की तरफ से, और जब भी हम आशा करते हैं भविष्य में जब भी एनबीएस का होगा तो हम ये टॉपिक 100% कवर अप करके जाएंगे, चाहे एनबीएस हो, केबीएस हो, डिटर प्रेस भी हो, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं भी स्टॉप करते हैं, जो भी इतनी लंबी हो गई हो तो उसको आप देख लीजिएगा, और वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज़ हैं और जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।